नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से वीडियो बनाया था, जिसमें हमने लास्ट जो केस किया था प्रेसिडेंट प्रेफरेंस के केस किया था। और आज हम बात करेंगे एनजेएस पे, एनजेसी पे, जो कि 2014 में लाया गया था। और आज मैम उस पे विचार रखेंगे अपने, और जो भी कैसे क्या प्रोसीजर था, क्यों आया था, क्या इसकी जरूरत थी, उस पे आज मैम बात करेंगे। मैम नमस्ते। मैम आप बताइए कि एनजेएसी क्यों और कब लाया गया था। नमस्कार अक्षय। एनजेएसी के लाने के पीछे बहुत सारी वजह रहेंगी हैं। अभी तक हम लोगों ने पास्ट में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के क्या प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया था और किस तरीके के कंसल्टेशन पे बहुत जोर दिया गया था, जिसमें कि आर्टिकल 124 को देखने से 270 को जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि द प्राइमेसी हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे लॉ इवॉल्व होता रहा एंड द एग्जीक्यूटिव स्टार्टेड मिसयूजिंग इट्स पावर, अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा कि हाउ इन द जजमेंट ऑफ इंडी स्पेशल रेफरेंस केस सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन एंटायर पावर ऑफ सिलेक्शन ऑफ जजेस इन देयर ओन हैंड्स। तो वो खुद जजेस जो है जजेस को अपॉइंट करने लगे। लेकिन इसके बाद एक समस्या आई। समस्या ये आने लगी कि जुडिशरी के अंदर से ये सवाल उठने लगे कि जुडिशरी में जजेस के अपॉइंटमेंट में नेपोटिज्म चल रहा है। And those who were alleging over the judiciary regarding these things, they were not the outsiders, but they were the judges also. And simultaneously, there were rising cases of allegation of corruption against different judges. बहुत सारे जजेस का नाम आया, जस्टिस दिनकरन का नाम आया। हम सारे लोग जानते हैं कि जस्टिस दिनकरन का केस क्या था। उसके बाद भी बहुत सारे इश्यूज उठाए गए, और इश्यूज उठाने के साथ साथ एक लेवल पे जा करके गवर्नमेंट को एक ऐसा लगने लगा कि अब बिकॉज डेफिनेटली इफ द पीपल आर अलेजिंग टुवर्ड्स द जुडिशरी, then cleaning the image of the judiciary is very much important, because judiciary is a very important pillar of the Indian democracy and people must have faith in the judiciary. So if the people are losing their faith in judiciary, then in that circumstances executive or the government or the parliament, definitely they are entitled to take some decisions, and they have taken also, क्योंकि judiciary खुद भी अपनी कहीं ना कहीं कुछ जजेस में इस तरीके के सेंटिमेंट्स आने लगे थे कि अब एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर के रिफॉर्म की जरूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एनजेएसी को लाने की घोषणा करी। और सबसे पहले, जैसे कि हम सबको पता है, 99 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2014 में एनजेएसी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके लिए आर्टिकल 124A, 124B and 124C was added. So firstly the constitution was amended in the year 2014 and subsequently NJAC Act was introduced. तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2, जिसमें कि द प्रोविजो हैज आल्सो बीन सक्सेसफुली अप्लाइड. And after that, once the constitutional amendment has been passed by both the houses of parliament, ratified by at least half of the state legislative assemblies, case में half से भी ज़्यादा थे, the president has put his signature over this constitutional amendment act. It has been notified, and then subsequently NJC Act was created and it was subsequently notified. तो इस तरीके से NJAC एग्जिस्टेंस में आया. NJAC की जो एक खास बात है वो ये है कि इन द केस ऑफ NJAC, the government or the parliament, you can say the government tried to create a balance between the numbers of the judicial representative and the numbers of the नॉन जुडिशियल रिप्रेजेंटेटिव. इसीलिए जब आप एनजेएसी के क्रिएशन को देखते हैं कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कैसे बना, तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, लॉ मिनिस्टर हैं और 2 एमिनेंट पर्सन हैं. तो एनजेएसी में they try to create a balance in this way that 3 persons are from the non-judicial field and 3 persons are from the 3 members are from the judicial field, CJI plus 2 senior most judges. So in a way you can say that in NJAC they have also tried to give representation to the collegium. और ये जो 2 eminent person होंगे, these 2 eminent persons were very much important. So what NJAC talks about 2 eminent person, these 2 eminent persons will be elected by a committee, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर का नाम है,
जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम है और जिसमें कि लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम है. एंड सम टाइम इट हैपेंस दैट बिकॉज ऑफ द there is the largest political parties in the opposition, they are not able to touch the magic number जहां पे वो क्लेम कर सके लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट को, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि 2014 में हुआ था. देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन अपोजिशन, तो ये एक कमेटी बनाई गई, CJI, PM एंड लीडर ऑफ अपोजिशन या द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन अपोजिशन को लेकर के, जिनका काम 2 एमिनेंट पर्संस को चुनना था. और यही 2 एमिनेंट पर्सन NJAC का भी पार्ट थे, along with the minister of law and justice. So that was the overall constitution, and this is the reason that NJAC came into the existence. Okay, ma'am. But advocate on this केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन क्यों कर दिया फिर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि NJAC जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2015 का जजमेंट है, इसको एक्चुअल में स्ट्राइक डाउन क्यों किया गया. तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी. और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम सबको जाननी चाहिए. यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरली डॉक्ट्रिन जो लगाए वो लगाया क्विड प्रो क्यो, यानी हम तुम्हें ये देंगे तो तुम इसके बदले में हमें क्या दोगे, या लेजिटिमेट पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी विच इज अ मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग लॉ. और अगर आप सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में कहें तो मुझे लगता है कि महाभारत में जो कर्ण का कैरेक्टर है ना, उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि दैट एग्जाम्पल टू डिस्कस द फिलोसफी बिहाइंड स्ट्राइकिंग डाउन दिस NJAC, दिस फिलोसफी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो महाभारत में कर्ण का कैरेक्टर क्या है? कर्ण एक महान योद्धा है, लेकिन कर्ण ने गलती क्या करी? कर्ण ने दुर्योधन के साथ मित्रता करी, दुर्योधन ने उसको अंग देश का राजा बनाया और कर्ण जो है वो अंगराज कर्ण बन गए. कर्ण एक महान योद्धा है. महाभारत के युद्ध में अगर कर्ण दुर्योधन की तरफ से न लड़ता तो शायद अर्जुन से बड़ा कद कर्ण का होता. पर कर्ण ने अपने जीवन में एक गलती करी थी. गलती उसने ये करी थी कि उसने एक गलत व्यक्ति का एहसान लिया था, और ये जानते हुए भी कि जो वो कर रहा है वो गलत है, उस एहसान को उतारने के लिए वो महाभारत के युद्ध में भी गलत की तरफ था. इसीलिए कर्ण की महानता कम हो जाती है. तो कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या थी कि उसने गलत व्यक्ति का एहसान लिया, इसलिए उसको गलत व्यक्ति के फेवर में जाकर के लड़ना पड़ा. यहीं पे अगर हम रामायण का एग्जाम्पल देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि विभीषण भी रावण की तरफ छोड़ करके भगवान राम की तरफ आए थे, लेकिन जब भगवान राम ने लंका जीती तो विभीषण को लंका का राजा बनाया और अपने वो अयोध्या चले गए. उन्होंने लंका को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी. तो यहाँ पे बेसिकली ये जो 2 कहानियां हैं, इनका सिंपल सा मतलब ये है कि क्विड प्रो क्यो का मतलब है कि अगर मैंने आपको, या द लेजिटिमेट पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी का मतलब ये है कि अगर मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया तो तुम मेरे लिए कुछ करो. तो एक दुर्योधन का एस्पेक्ट है जो ये कहता है कि मैंने तुम्हें राज दिया तो तुम मेरी तरफ से युद्ध लड़ोगे, और एक भगवान राम का आदर्श है जिन्होंने दुर्योधन को राजा बनाया और उन्होंने कुछ नहीं किया. लेकिन यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल को देखते हो तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इंटरप्रिटेशन करते समय कर्ण के एग्जाम्पल को ज्यादा सटीक माना. हालांकि ये कोर्ट नहीं है, मैं इसको बता रही हूँ कि किस तरीके से इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है. तो जब आप इस जजमेंट को पढ़ते हो तो जजमेंट की खास बात यह है कि इसमें NJAC के एक एक प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन किया गया है. इसका जो स्टार्टिंग है दैट बिगिंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, बिकॉज it also happened in the case of constituent assembly debate that what mode of selection of judges should be appointed by the constituent assembly in the constitution of India. तो उसमें जब आप देखते हो तो बहुत सारे सदस्यों का ये मत था कि हमने चूंकि मॉडल जो है वो ब्रिटेन से लिया है तो क्यों ना जुडिशियल अपॉइंटमेंट का सिस्टम भी हम ब्रिटेन से लें या हम यूके से लें. बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात बहुत साफ साफ कही, that Dr. Ambedkar has rejected the model of the appointment of the judges, whatever was prevailing in the United Kingdom as well as whatever was prevailing in the case of United States of America. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हमें मालूम है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, सेनेट सब्सिक्वेंटली अप्रूव करता है, और यूनाइटेड किंगडम के केस में क्या होता है, क्वीन नॉमिनेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम. तो अगर आप दोनों जगहों पे देखोगे ना, देन समहाउ
the executive is going to play a more prominent role in the appointment of the judges. तो यहाँ पे जब डॉक्टर अंबेडकर के सामने सजेशन दिया गया कि whether the model of the US and UK is workable for India, he said no. पूरी जुडिशरी के अपॉइंटमेंट को अगर हम एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे देते हैं, then in that circumstances it is going to be extremely difficult to maintain the neutrality of the judiciary. तो क्या इसको पूरी तरीके से जजेस के हाथ में दे देना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर इसके भी फेवर में नहीं थे, एंड दैट्स व्हाई ही हैज पिक्ड अप द मिडिल पाथ एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द कंसल्टेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. तो कंसल्टेशन के मॉडल को यहाँ पे अपनाया गया, जिसको कि धीरे धीरे आपने देखा कि इन द केशवानंद भारती केस द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर was propounded by the Supreme Court of India, and the independence of judiciary is a part of the basic structure. तो यहाँ पे सबसे important सवाल ये था कि जो NJAC क्रिएट किया गया, जिसमें 3 जुडिशियल और 3 नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैं, इसमें जजेस के अपॉइंटमेंट में क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है क्या? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो सारी जद्दोजहद रही और इन स्पेशल रेफरेंस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें प्राइम कंसर्न ये रहा है कि इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस द प्राइमेसी शुड बी गिवन टू द जजेस टू द ओपिनियन ऑफ द कोलिजियम इन कंफर्मिटी विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोलिजियम से कंसल्ट करेंगे और कोलिजियम से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट को जो सजेशन देंगे, ओनली इन एक्सेप्शनल कंडीशन, अगर जो है वो रिकमेंडेशन को वापस भेजते हैं विद सर्टेन ऑब्जेक्शन, so the collegium will reconsider it, but after reconsideration if the same names are going to be forwarded then the president is bound by the advice of the collegium. तो अगर आप देखो तो डॉक्टर अंबेडकर ने कंसल्टेशन की बात करी, उन्होंने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब होता है कि यूनानिमसली दे मस्ट बी एग्रीड, देयर शुड बी एन इंटरनल डिस्कशन अमंग द जजेस आल्सो. इसीलिए अगर आप 124 भी पढ़ते हो तो उसमें कंसल्टेशन की बात अमंग द जजेस आल्सो दिखाई देती है. तो यहाँ पे important चीज ये हुई कि by the passage of time in the case of India special reference, the Supreme Court has taken entire power of appointment of judges in their own hand. और उन्होंने लिया किस नाम पे? उन्होंने लिया इस नाम पे कि to maintain the neutrality and independence of the judiciary, it is very much important that the judicial appointment should be free from the unnecessary interference of the executive. क्योंकि अगर executive appoint पास में प्रैक्टिसेस फेल करती थी वैसे ही होंगी. तो यहाँ पे एनजेएसी में सारा झगड़ा इस बात का है कि वेदर एनजेएसी इज गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ इंटरफियरेंस इन द न्यूट्रलिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस और नॉट. और इसको अगर आप देखोगे जजमेंट को तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़े खूबसूरती से स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश करी है. इसमें इनका फोकस किन चीजों पे रहा है मैं इस पे बताती हूँ. मुझे लगता है इसमें डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सुप्रीम कोर्ट का मेन ऑब्जेक्शन इसमें 2-3 चीजों पे है. एनजेसी की खास बात यह है कि सपोज करिए एनी नेम इज गोइंग टू बी फाइनल बाय सीजेआई एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, but according to NJAC if any 2 member are going to exercise their veto power, मतलब पूरे NJAC में कोई भी 2 लोग अपनी veto power को exercise कर सकते हैं, और कोई भी 2 लोगों ने अगर किसी भी नाम पे अपनी veto power को exercise कर दिया then the person cannot be appointed as a judge. तो मान लो इसमें important problem क्या है? इसमें important problem ये है कि मान लीजिए any name is going to be considered by the NJAC and upon that name the Chief Justice of India and the 2 senior most judges of the Supreme Court are agree. लेकिन अगर 2 eminent person उस पे objection लगा के veto power exercise कर देते हैं then it is very much clear that that name cannot be appointed as the Supreme Court. तो Supreme Court ने इस पूरे के पूरे केस में NJAC में सारा objection 2 लोगों पे रखा है, जहां पे बेसिकली इन अ वे दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड द लेजिटिमेट पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी. वो उन 2 चीजों की बात करना है. और इसमें इन्होंने किस चीजों पे इसमें इन्होंने ध्यान दिया है? पहला ऑब्जेक्शन जो जुडिशरी का यहाँ पे है वो लॉ मिनिस्टर को लेकर के है. लॉ मिनिस्टर को लेकर के क्यों है? लॉ मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ एनजेएसी. तो यहाँ पे सरकार सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि the matters which are pending before the Supreme Court, in most of the cases one party is the state. एक पार्टी स्टेट है, और स्टेट के भी कौन से मैटर in which the high level of financial interest of the state is involved. जैसे हम लोगों ने देखा 2G का केस हुआ,
कोलगेट स्कैम का केस हुआ, ये लाखों करोड़ों के केस थे। और इस तरीके के केसेस में इफ द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू पास एनी जजमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू सेव इट्स फेस। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि जिस सुप्रीम कोर्ट को सरकार के अगेंस्ट में या सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस सरकार के अगेंस्ट में मैटर आते हैं, अगर वही सरकार जजेस के अपॉइंटमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, देन हाउ इट कैन बी प्रिज्यूम दैट द न्यूट्रलिटी ऑफ द जुडिशरी कैन बी प्रोटेक्टेड। तो एक मेन ऑब्जेक्शन इनका लॉ मिनिस्टर को लेकर के, बिकॉज द लॉ मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, especially in the appointment of the two eminent person. तो यहाँ पे दूसरा जो सवाल इसमें आता है, the second objection is regarding the two eminent person, that who are these two eminent person, and Supreme Court has literally asked this question to the Attorney General that who are these two eminent persons. So you know, अगर आप इस NJAC Act को देखोगे, then this NJAC Act is not a very, I will not say that very beautifully drafted legislation. Obviously there were certain lacunas and Supreme Court, that's why the Supreme Court strike down it very beautifully. That's why इसीलिए अगर आप देखोगे कि they have mentioned the term two eminent person, but who are those two eminent person, what will be the qualification, nothing has been mentioned within the NJAC Act. तो यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि दो एमिनेंट पर्सन कौन होंगे, तो even attorney general is not sure because that there is no explicit provision within the legislation. तो attorney general क्या कहते हैं? attorney general कहते हैं they may be from the legal background, they may be from the non-legal background, they may be retired judges, they may be advocates, they may be any other person who has nothing to do with law. तो यहाँ पे सबसे important point ये है कि you are going to talk about the appointment of the judges in the Supreme Court, और आप कह रहे हो कि दो ऐसे लोग जिनका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है वो भी एनजेएसी में दो एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं। तो जिसको एबीसीडी जुडिशरी के बारे में मालूम नहीं है, एंड साइमल्टेनियसली यू आर आल्सो गिविंग देम द पावर ऑफ द वीटो, सो दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द जुडिशरी बट दे हैव वीटो पावर. सो इट मीन्स two persons who have nothing to do with the judiciary, they can overpower the decision of the Chief Justice of India plus the two senior most judges of the Supreme Court. So this was the biggest objection of the Supreme Court in this case regarding the qualification of these two eminent persons. दूसरा इसमें सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि दो eminent persons को अपॉइंट कौन करेगा. Then the government is saying that in the appointment of these two eminent persons, the Secretary of मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होंगे वो दो काम करेंगे. एनजेएसी कौन से नामों को कंसीडर करेगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, एंड साइमल्टेनियसली हु विल बी अपॉइंटेड एज द एमिनेंट पर्सन, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द सेक्रेटरी विच इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम क्यों ये ना माने कि मैच इज प्रायरली फिक्स. फिक्स का मतलब ये है कि आप उन्हीं नामों को कंसीडर करेंगे जिनको कि आप एमिनेंट पर्संस के रूप में एनजेएसी में लाना चाहते हैं, और जब आप उनको ले करके आओगे तो आप उनके साथ पहले से भी मैच फिक्स कर सकते हो, और फिक्स करके आप ये कर सकते हो कि जो भी नाम हम लोग आगे बढ़ाएंगे आप उस पर वीटो कर देना. सो अटॉर्नी जनरल हियर हैज रेज्ड ऑब्जेक्शन ओवर दिस स्टेटमेंट ऑफ द जुडिशियरी. उन्होंने बोला कि अगर एक ऐसी कमेटी जिसमें खुद सीजेआई है, खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, खुद लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर वो ऑल ओवर इंडिया में दो एमिनेंट पर्संस को पिक करती है तो हाउ यू कैन डिस्प्यूट देयर क्रेडेंशियल्स, बिकॉज वी कैन नॉट क्रिएट एनी अदर हाई लेवल कमेटी देन दिस वन where the prime minister himself, the leader of opposition and the CJI himself is involved. तो हम ये कैसे, आपको क्यों लग रहा है कि किसी भी एमिनेंट पर्सन को जिसको हम चाहेंगे वो बना लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली CJI is also the part of the participated discussion. But this thing was not accepted by the judiciary, and the Supreme Court has said in this case that the two eminent persons जो हैं they can be those who are going to favor the government. तो सरकार अपने दो फेवरेट लोगों को eminent person की कैटेगरी में लेकर के आएगी, and you know in the population of 130 crore people, two eminent persons, if they are going to be picked without any pre-prescribed qualification, then you can imagine that what kind of level of honor they are going to receive across the country. कि दो लोग 135 करोड़ में eminent person चुने गए जिनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जिनको
मिनिस्ट्री सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने रेकमेंड किया था और उस कमेटी के नाम को अप्रूव किया प्राइम मिनिस्टर ने, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई ने। तो वो दो एमिनेंट पर्सन तो बहुत बड़े हो गए, उनके पास वीटो पावर भी हो गई। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का ऑब्जेक्शन है कि उसमें सीजीआई भी तो है, लेकिन इनका क्या कहना है कि बिकॉज देयर आर 2 पॉलिटिशियंस एंड 1 जुडिशियल पर्सन इन अपॉइंटिंग the 2 eminent persons, then in that circumstances अगर आप प्रपोर्शन देखोगे तो एग्जीक्यूटिव का जो परसेंटेज है वो जुडिशरी से ज्यादा है। तो 2 एमिनेंट पर्सन के रोल में भी ये 2 लोग अगर जो है आपस में मिल जाते हैं तो उसमें सीजीआई का जो ओपिनियन है वो माइनॉरिटी हो जाएगा। और अभी तक जो इनरी स्पेशल रेफरेंस का केस चल रहा है which was decided by 9 judges bench, in that case what they were talking about the primacy should be given to the opinion of the Chief Justice of India in consultation with the collegium। तो वो चीज कहीं ना कहीं ब्रीच हो जाएगी। तो जो मैंने आपको बताया ना कि कर्ण का जो कॉन्सेप्ट था कि कर्ण दुर्योधन से ओबलाइज हुआ तो उसको दुर्योधन को ओबलाइज करना पड़ा। You may say that they are going to apply the same concept where they are saying that if the 2 eminent persons are going to be obliged by the government, they are bound to oblige the government। तो ये इसका इफेक्ट ये आएगा कि जब सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग किसी नाम पे एग्री भी हो जाएंगे तो लॉ मिनिस्टर के साथ मिल करके, लॉ मिनिस्टर इन 2 लोगों के साथ मिल करके किसी भी नाम को वीटो करा सकते हैं, एंड दैट इज द मेन कंसर्न। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू उठाया है वो उठाया है अटॉर्नी जनरल ने। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पे ये बोला कि दुनिया के 15 देश ऐसे हैं जहां पे इंक्लूडिंग द यूके एंड यूएस, जहां पे इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस एग्जीक्यूटिव इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अडॉप्ट्स द प्रेसिडेंट्स व्हिच आर गोइंग टू बी फॉलोड इन द फॉरेन कंट्रीज। Supreme Court is going to adopt the judgments which is going to be followed in the foreign countries, especially like countries like US and UK। यहाँ पे जब इनसे कहा गया कि US और UK में तो यही प्रथा है, तो यहाँ पे why you have so much of doubts that the involvement of the executive in the appointment of the judiciary, that is not a sustainable thing and that should not be accepted। यहाँ जुडिशरी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। उन्होंने जजेस ट्रांसफर केस 2 को कोट किया है और कोट करके उन्होंने ये बोला कि जजेस ट्रांसफर केस 2 में जस्टिस पांडियन ने ये बोला कि जो मॉडल बाहर एक्सेप्टेबल है जरूरी नहीं है कि हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। वी नीड टू चेक दैट वेदर दैट मॉडल इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू आवर सर्कमस्टेंसेस और नॉट। एंड दिस ओपिनियन ऑफ जस्टिस पांडियन which was given in the case of judges transfer case 2 was again accepted and approved and reiterated by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates on Record versus Union of India means NJAC case। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर वो अडॉप्ट कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम भी अडॉप्ट करें। And to clarify the things subsequently, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया and they have given the example of the United Kingdom and the France and many other European countries, जहां पे उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया में एक संघर्ष चल रहा है कि that the judiciary must be free from the clutches of the executive। और यहाँ इंडिया में जो कि जुडिशरी फ्री है उसको आप एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हो। एंड टू प्रूव देयर पॉइंट द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। पहले मैंने आपको बताया था कि क्वीन जो है प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर जजेस को अपॉइंट करती थी, बट इन द ईयर 2005 देयर वाज यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट और उस रिफॉर्म एक्ट के थ्रू एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया। सो दिस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यूज्ड टू अपॉइंट जजेस, यूज्ड टू रेकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो वहां पे आप देखिए एग्जीक्यूटिव के हाथ से वो चला गया कमीशन के केस में, जहां पे एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस मिनिमम है। सिमिलरली इन द केस ऑफ फ्रांस देयर वर द क्रिएशन ऑफ द जुडिशियल काउंसिल्स, वहां पे जुडिशियल काउंसिल्स आने लगी। Judicial councils were also independent bodies which were working very much independent from the interference of the executive, and in several other European countries also where earlier executive used to play a very important role in the appointment of the judges, subsequently the judges started being appointed by the judicial council। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में से जुडिशरी को फ्री करने की बात हो रही है और हिंदुस्तान में जुडिशरी फ्री है
आप उसको एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में लाना कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि कंट्रोल करने की प्रोबेबिलिटी, तो एक बात आप इसको याद रखना, ये एक ऐसा जजमेंट है विच इज प्योरली गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, ऐसा होगा प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द एजम्पशंस कि लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे, या दो एमिनेंट पर्सन जो है सरकार के कंट्रोल में काम करेंगे और सरकार उन्हीं लोगों को वहां बिठाएगी जिनको कि वो चाहती है। सो अल्टीमेटली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग बायस्ड या लेजिटिमेट पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी की बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पे इवन इफ द प्रोसीजर of the constitutional amendment has been followed successfully, but then too this amendment is in the violation of the basic structure theory. तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू उठाया गया है वो उठाया गया है रिगार्डिंग दीज टू एमिनेंट पर्सन. सो वन ऑफर वाज गिवन बाय द अटॉर्नी जनरल दैट इफ यू आर एग्री वी आर रेडी टू रिमूव दिस क्लॉज ऑफ टू एमिनेंट पर्सन, और हम इसको रीड्राफ्ट करके लेकर के आएंगे. पर इसमें जुडिशरी और आगे गई, because the important part of this NJAC judgment is, which I feel, if the Supreme Court want, they could very successfully apply the doctrine of severability. आपको दो एमिनेंट पर्सन पे ऑब्जेक्शन था, आप उस क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते थे, सरकार उसको रीइंट्रोड्यूस करके आपके ऑब्जेक्शन को रिमूव करके ला देती, एंड ऑब्वियसली अटॉर्नी जनरल वाज आल्सो एग्री फॉर दैट. बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और आगे गई, और आगे कैसे गई, इन्होंने बाकी प्रोविजंस भी एनजेएसी के स्ट्राइक डाउन किए. जैसे उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि सीजीआई कौन बनेगा. तो सीजीआई के केस में जैसे अभी भी आपको पता है कि नॉर्मली द ट्रेंड इज द सीनियर मोस्ट पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और इसमें जो नॉर्मल मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की अगर आप बात करते हो, तो जो गोइंग सीजीआई होता है वो नेक्स्ट सीजीआई को नॉमिनेट करके जाता है, एंड नॉर्मली द सीनियर मोस्ट पर्सन इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड सपोज करिए जैसे जस्टिस बोबड़े ने नहीं अपॉइंट किया था सीजीआई को, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस द गवर्नमेंट विल कंसल्ट विद द कोलिजियम दैट हु शुड बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो नॉर्मली यू नो दिस प्रोसेस ऑफ सीनियरिटी इज फॉलोड. पर यहाँ एनजेएसी में क्या कहा गया कि सीनियरिटी के साथ साथ जो फिट पाया जाएगा उसी को सीजीआई अपॉइंट किया जाएगा. नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज पिक्ड अप दिस टर्म फिट, कि फिट मतलब क्या. एंड रिमेंबर फिट में कंसीडर्ड एज अ वेरी वेग टर्म आल्सो. बट अगर हम लोग अभी भी जो प्रोसीजर चल रहा है या पहले जो चलता था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इन स्पेशल रेफरेंस के केस में बताया था, या इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर व्हिच इज इन यू नो व्हिच इज फॉलोड सिंस 1950, और बाद में उसमें खैर कुछ अमेंडमेंट भी हुए, तो उसमें मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में एक चीज क्लियर होती है कि जाने वाला सीजीआई जो है वो आने वाले सीजीआई को अपॉइंट करके जाएगा. यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अच्छा इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब पूरे प्रोसेस को आप देखते हो ना, तो फिटनेस का मतलब होता है मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस. एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट आई हैव डिस्कस्ड दिस थिंग इन द केस ऑफ earlier in the case of making permanent additional high court judges as the permanent judges also, जहाँ पे फिटनेस को देखा जाता है, and those who have been appointed as judge they will have to produce a certificate of fitness. और सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस में आपको क्या देना पड़ता है कि यू आर मेंटली फिट एज वेल एज यू आर फिजिकली फिट. तो यहाँ पे द आर्ग्यूमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज द मीनिंग ऑफ फिटनेस मीन्स फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस. But what Supreme Court is saying? Supreme Court is saying that because this is not written in the NJAC Act, right now you are mentioning this thing before the court, but tomorrow you cannot reinterpret the term fitness, how it can be ensured. तो कल को आप फिटनेस में मेंटल और फिजिकल फिटनेस के अलावा कोई और क्राइटेरिया क्रिएट कर दो तो. So this term fitness is very, very vague. So on, you know, on the basis of the vagueness also, the Supreme Court has struck down this clause. Another important question, which is very much important, is regarding the appointment or the elevation of the judges to the Supreme Court from the High Court. यहाँ पे ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट करने के लिए एनजेएसी में क्या प्रोविजन दिया गया है. तो जब आप एनजेएसी पढ़ते हो तो उसमें प्रोविजन ये दिया गया है कि द जजेस विल बी एलिवेटेड फ्रॉम द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सीनियरिटी. और ये होता भी है कि सीनियरिटी की बेसिस पे ही. सीनियरिटी मतलब सीनियरिटी नॉट अकॉर्डिंग टू योर एज. सीनियरिटी का मतलब हाई कोर्ट में आपने कितने साल काम किया हुआ है या कितने साल से आप काम कर रहे हैं, दैट इज द बेसिस ऑफ द सीनियरिटी. यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि द इंपॉर्टेंट इशू इज कि देयर आर सर्टेन हाई कोर्ट्स इन इंडिया विच आर वेरी स्मॉल एंड देयर आर सर्टेन हाई कोर्ट्स इन इंडिया विच आर वेरी बिग.
लाइक इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी बड़ा स्टेट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है बड़ी हाई कोर्ट है, लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हाई कोर्ट्स को देखोगे तो छोटे हाई कोर्ट है। तो कई बार बड़ी हाई कोर्ट में जब ज्यादा वैकेंसीज निकलती हैं तो अपॉइंटमेंट भी एक साथ होते हैं। सो अगर इसमें अपॉइंटमेंट जब एक साथ होते हैं तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू हाइपोथाइज समथिंग, एंड व्हाट दे आर सेइंग कि सपोज 5, 6, 7 or 8 judges have been simultaneously appointed in the Allahabad High Court. अब उनकी सीनियोरिटी एक ही दिन बन गई, एक दिन आपने 8 जज अपॉइंट कर दिए. Now suppose there is any vacancy in the Supreme Court, then firstly these judges of Allahabad High Court are going to be elevated to the Supreme Court, and because all the 8 High Court judges have been appointed on the same date, तो जब तक ये 8 हाई कोर्ट जज इलाहाबाद से उठ करके सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाएंगे तब तक किसी और हाई कोर्ट का जज वहां पे अपॉइंट ही नहीं हो सकता, क्योंकि बाद वाले हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट बाद में हुआ है, पहले वाले हाई कोर्ट में मींस इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट पहले हुआ है। तो जब तक ये 8 हाई कोर्ट जजेस इलाहाबाद के सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचेंगे तब तक किसी और हाई कोर्ट का नंबर ही नहीं आएगा। सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग इन दिस केस, द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग इन दिस केस कि इट मींस द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द जजमेंट which was given in the case of Indi special reference, where they are talking about the representation of all the states, कि हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट में आएगा, वो तो वॉयलेट हो जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू द क्राइटेरिया ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज ओनली सीनियोरिटी। तो उन्होंने बोला ओनली seniority of the guidelines which were given in the case of in the violation of the judgment which was given in the case of Inri special reference। तो उन्होंने बोला इस बेसिस पे आपका जो सीनियोरिटी टर्म है, फिटनेस के साथ साथ सीनियोरिटी भी वेग है एंड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। दूसरा इन्होंने अपने पॉइंट को फर्दर प्रूव करने के लिए, जब मैं आपको लेजिटिमेट पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस नेशनल टैक्स ट्राइब्यूनल के केस को मेंशन किया है, यू नो, जस्ट टू पुट फर्दर एम्फेसिस ऑन द जजमेंट व्हिच द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू गिव इन द केस ऑफ एनजेएसी। और इन्होंने इसमें क्या बोला, इसमें इन्होंने ये बोला कि नेशनल टैक्स ट्राइब्यूनल के केस में जो मेंबर्स अपॉइंट हो रहे थे, चाहे वो चेयरपर्सन था या ट्राइब्यूनल के बाकी मेंबर्स थे, they were going to be appointed by the secretaries of the government. So the secretaries of the government are going to play a very important role in the appointment of the chairperson and other members of National Tax Tribunal. Now we all are aware that we cannot impose taxes, we cannot collect taxes. This is something which can be done only by the government. तो गवर्नमेंट, इसका मतलब नेशनल टैक्स ट्राइब्यूनल में जो केसेस आएंगे, डेफिनेटली वन पार्टी इज गोइंग टू बी द स्टेट। अब स्टेट के अगेंस्ट में ही केसेस आने वाले हैं और जो उन केसेस को सुनने वाले मेंबर बैठे हैं वो भी स्टेट के अपॉइंटीज हैं। सो देयर इज अ क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन द केस ऑफ मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस नेशनल टैक्स ट्राइब्यूनल, द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्राइक डाउन दिस प्रोविजन that this is unconstitutional and there is a clear cut conflict of interest, so it cannot remain in the same manner. So same doctrine we are also going to apply in the case of NJAC. Two eminent person who are going to be appointed by the government, they are most likely going to favor the opinion of the government or the decision of the law ministry with the veto power. So in any case they have capacity to override the decision of the collegium, which here in the case of NJAC is CJI plus 2 senior most judges. So Supreme Court ne on the basis of all these discussions, ultimately the Supreme Court is going to say कि इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर एग्जीक्यूटिव चाहे तो वो जुडिशरी के जो पावर है उसको ओवर पावर कर सकती है जुडिशरी के सिलेक्शन प्रोसेस को, which is basically in the violation of in the special reference case, and simultaneously this is also in the violation of the judicial independence theory, which is the part of the basic structure. तो इस जजमेंट की खास बात ये है कि इसको जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है on the basis of violation of basic structure theory. So that is all about NJAC judgment, that how and on what basis the Supreme Court has struck down NJAC judgment. मैम थैंक यू मैम। एनजेएसी रिफॉर्म तो काफी अच्छा था और सुप्रीम कोर्ट ने ब्यूटीफुली स्ट्राइक डाउन भी कर दिया इसे। मैम अभी कोई बात
चल रही है, कोई हो बात या फिर चल रही हो? एक्चुअली में एनजेसी जब जजमेंट को स्ट्राइक डाउन किया गया, देन द जुडिशरी वाज क्रिटिसाइज्ड आल्सो, क्योंकि देखिए इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत भाई भतीजावाद और करप्शन के केसेस आते रहे। एक बड़ा फेमस केस जस्टिस दिनकरन के अलावा जस्टिस कर्रन का भी हुआ था, हु रेज क्वेश्चन अबाउट द करप्शन इन द जुडिशरी। तो यहाँ पे क्या था कि जुडिशरी वाज ऑलरेडी अंडर अटैक, NJAC was introduced, but NJAC was declared as unconstitutional by the Supreme Court. So, that was a time where you can say that again there was a conflict between the government and the judiciary, और judiciary ने फिर से घुमा फिरा करके जजेस को अपॉइंट करने की पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। So, at that point of time ये इशू था कि किस तरीके से बेसिकली इस जुडिशरी में जो लोगों का फेथ है इसको किस तरीके से रिस्टोर किया जाए। तो इसको लेकर के क्या डिसीजन लिया गया कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का मतलब होता है एक तरीके का एग्रीमेंट होता है बिटवीन द गवर्नमेंट and the Supreme Court of India that what procedure should be applied for the appointment of the judges। तो एक तरीके का प्रोसीजर होता है जिसमें कि पूरा का पूरा दिया होता है कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को जो चेंज किया उसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अपनी वेबसाइट पे एक नामों की लिस्ट डिक्लेयर करेगा, उन नामों की दोज हु आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज, और उनके साथ साथ उनकी पूरी डिटेल जाएगी। डिटेल का मतलब होता है कि उनकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी जिसको आप बोल दो या उनकी एलिजिबिलिटी बोल दो। तो एलिजिबिलिटी में उनका कितना एक्सपीरियंस है, कितने रिपोर्टेबल जजमेंट है, कितने दिन आते हैं, कितने दिन छुट्टी लेते हैं, कितनी पंक्चुअलिटी, ऑल द डिटेल शुड बी देयर। उसके बाद कंसल्टेशन के बाद अगर किसी के नाम को रिमूव किया जाता है तो किसी को क्यों पिक किया गया और किसी को क्यों रिमूव किया गया, इसको भी वेबसाइट पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो मुझे अच्छे से याद है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द एनजेसी वाज स्ट्राइक डाउन, द सुप्रीम कोर्ट इनवाइटेड सजेशंस फ्रॉम द पीपल दैट व्हाट सजेशन यू वांट टू गिव, बिकॉज ऑब्वियसली द सुप्रीम कोर्ट वाज आल्सो ट्राइंग टू सेव देयर फेस, and then the Supreme Court tried to make MOP यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर मोर ट्रांसपेरेंट। तो जस्टिस दीपक मिश्रा ने इसमें प्रयास भी किया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम उस तरफ से आई जब जिन जजेस के नाम को कोलिजियम ने एक्सेप्ट नहीं किया, और वो जब अगर आप पब्लिक डोमेन में लेकर के जाते हो तो कहीं ना कहीं, और एंड इट इज वेरी मच ऑब्वियस ऑल्सो, ये कहीं ना कहीं जो है डिमीनिंग हो जाता है या डिसरिस्पेक्टफुल होता है उन जजेस के लिए जिनके नाम को रिजेक्ट किया गया। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने एक और सुझाव दिया, और उस सरकार का बहुत महत्वपूर्ण सुझाव ये था कि 2-3 चीजें आप हमारी मान लो। पहली चीज हमारी ये मान लो कि अगर हमने, इफ यू आर गोइंग टू रेकमेंड सर्टेन नेम्स टू द गवर्नमेंट, बट द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट पर्सन is not in the interest of the national security and not in the interest of larger public interest, then you should not consider those names for appointment। क्योंकि हमने पास्ट में कई ऐसे नाम देखे, कई ऐसे केसेस आए जिनको बताना ठीक नहीं होगा, बट जहां पे द गवर्नमेंट हैज रेज्ड ऑब्जेक्शन दैट द IB रिपोर्ट इज नॉट वेरी क्लियर फॉर दीज पीपल, सो देयर अपॉइंटमेंट मे बी अ थ्रेट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, या दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर पब्लिक। लेकिन उन नामों को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिकंसिडर करके दोबारा भेजा। तो सरकार MOP में चेंज क्या चाह रही थी कि अगर हमने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ऑब्जेक्शन लगाया या हमने ऑब्जेक्शन लगाया है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे, देन दोज नेम्स शुड नॉट बी रिकंसिडर्ड। दूसरा यहाँ पे सरकार ने क्या सुझाव दिया कि आप एक सेक्रेटरिएट बनाइए विद इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड व्हाट दैट सेक्रेटरिएट विल डू, दे विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल द हाई कोर्ट्स। सबको वो डेटा इकट्ठा करेंगे कि किस जज के कितने रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं, कितने दिन आता है, कितने दिन नहीं आता, उसकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, उसके रेशियो कितने वो जजमेंट्स में निकाल रहे हैं, और उन सारे डेटा को इकट्ठा करके they will pick up certain names and they will produce that name before the collegium and collegium will discuss over those names। अभी तक क्या होता है कि कोलिजियम ही नेम पिक करता है और कोलिजियम ही डिस्कस करता है। तो सरकार ने बोला कि कोलिजियम के हाथ से पावर ले लेते हैं, जो हम एक सेक्रेटरिएट बनाने की बात कर रहे हैं वो सेक्रेटरिएट क्या करे, वो इस काम को करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों ही बातों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना।
तो दोनों ही बातें नहीं मानी गई, और जो एक ट्रांसपेरेंसी के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे डिटेल देने की बात की गई थी उसको भी अल्टीमेटली नहीं माना गया। तो इसका रिजल्ट ये हुआ है कि स्टिल आफ्टर एंड दिस वाज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ this NJAC judgment कि once we are going to declare that NJAC is unconstitutional, the previous position means whatever was decided by the Supreme Court in the case of Inri special reference case, that is going to be restored. तो इसमें अटॉर्नी जनरल का एक आर्ग्यूमेंट भी है कि वो रिस्टोर नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स नहीं लगेगी, और अगर NJAC स्ट्राइक डाउन होता है तो ओरिजिनल पोजीशन रीस्टेट होगी जो कि इंडी स्पेशल रेफरेंस 1999 के यानी कोलिजियम के पहले थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये संभव नहीं है, और अगर ये NJAC के स्ट्राइक डाउन होने के बाद इंडी स्पेशल रेफरेंस के बाद की जो position was declared as unconstitutional, the original position has been reinstated, and according to that position again the same thing is going on. The collegium is considering the name and they are going to appoint the judges. तो सरकार का जो ये सजेशन था कि एक सेक्रेटरीट को क्रिएट किया जाए जो नामों को कलेक्ट करे और कोलिजियम को दे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है, और ये भी नहीं माना गया है कि नेम ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एंड द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, देन दैट name should not be considered. That has also not been accepted by the Supreme Court. So as in a way definitely we can say that the now we have reached on the same point जहाँ पे 1999 के जजमेंट यानी इंडी स्पेशल रेफरेंस जजमेंट के हम बाद में थे. So this is no significant change in MOP, we can say still the same position is prevailing. हाँ, जरूर कर दी गई है, एक चीज में जरूर की गई है. इसमें क्या किया जाता था कि सरकार ने एक टैक्टिक बना ली. टैक्टिक क्या बना ली? टैक्टिक उन्होंने बना ली कि सपोज द कोलिजियम हैज रिकमेंडेड सर्टेन नेम and the government is not agree, so that is in a way an indirect veto on the part of the state कि वो ना तो उस नाम को रिजेक्ट करेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे, वो चुपचाप बैठ जाएंगे, और उसमें साल 2 साल 6 महीने जितने भी लगे, पता चला जो नाम रिकमेंड किया गया तब तक वो व्यक्ति रिटायर हो गया. इसको कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रूलिंग पास की है, और रूलिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया है कि वंस एनी नेम इज गोइंग टू बी रिकमेंडेड बाय द जुडिशियरी within 4 months the government is bound to take decision. मतलब उन्होंने एक टाइम पीरियड इसका फिक्स कर दिया, और टाइम पीरियड फिक्स करके ये कह दिया कि जब हम रेकमेंड करेंगे उसके 4 महीने के अंदर आपको इस पर डिसीजन लेना है, और डिसीजन में सरकार के पास ज्यादा स्कोप नहीं है सिवाय इसके कि वो हाँ करे, क्योंकि एज पर द जजमेंट ऑफ इंडी स्पेशल रेफरेंस नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस आता है और दोबारा भेजा जाता है सेम नाम, देन द गवर्नमेंट इज बाउंड टू एक्सेप्टेड. तो अभी अगर आप देखोगे आज की तारीख में तो सेम पोजीशन जो पहले चल रही थी वही चल रही है, सिर्फ ये नई रूलिंग जो मैंने आपको बताई ये सुप्रीम कोर्ट की आई है 4 महीने वाली. मैम ये NJAC दोबारा आ सकता है क्या, या और कोर्ट की इफिशिएंसी और अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के आपके क्या विचार हैं? देखिए इसमें 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और मुझे लगता है कि इस पे होना चाहिए आने वाले समय में. NJAC दोबारा आ सकता है, ऑब्वियसली नो वन कैन डिनाई इट, और जब ये अब दोबारा आएगा तो द ग्राउंड्स ऑन विच इट हैज बीन स्ट्राइक डाउन, जो 2 एमिनेंट पर्संस का क्लॉज था, जो सरकार ज्यादा पुख्ता तरीके से लेकर के आएगी और कोशिश करेगी कि दोबारा अगर NJAC की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया जाए, then the Supreme Court should not be in a very comfortable position to strike down NJAC if it is going to be introduced again. तो एक probability तो ये है कि NJAC में पुरानी जितनी इन्फॉर्मिटीज हैं उन सबको दूर कर दिया जाए. दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में अगर सरकार की कुछ बातों को सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि द सुप्रीम कोर्ट डू नॉट वांट टू लीव इट इन एनी केस और डू नॉट वांट टू इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिव इन एनी केस in the appointment of the judges in the Supreme Court as well as in the High Court. जबकि कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कंसल्टेशन की बात करता है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कंसल्टेशन की बात करी, लेकिन अगर आज की तारीख में आप इंडी स्पेशल रेफरेंस जजमेंट के
कि अगर आप बात करोगे तो कंसल्टेशन तो छोड़ दो, पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट जुडिशरी ने अपने हाथ में ले लिया है, बट जुडिशरी इज कॉन्टिन्यूअसली अंडर द अटैक। अभी हाल फिलहाल में हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा कि कुछ जजेस ने बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड अबाउट देयर कॉम्पिटेंसी ऑल्सो। अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र का केस देखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट की वो जो लेडी जस्टिस थी जिन्होंने स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का जजमेंट दिया था, who was the additional high court judge, her name was considered by the collegium to get appointed as a permanent judge. अब यहाँ पे सवाल ये है कि a lady judge who has given such a controversial name, her name was considered by the collegium, और शायद अगर मीडिया की तरफ से इतना ह्यू एंड क्राई ना मचा होता या लोगों की तरफ से इतना ह्यू एंड क्राई ना मचा होता तो मे बी शी कुड बी द जज, परमानेंट जज इन द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जुडिशरी को अपनी इमेज को लेकर के कुछ ना कुछ रिफॉर्म जरूर करना पड़ेगा, और ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर अगर ये इसको ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, बिकॉज पर्सनली आई बिलीव द सजेशन व्हिच वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर वेयर दे आर going to talk about the creation of secretariats and they are going to talk about जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि अगर हमने आईबी की रिपोर्ट निगेटिव लगा दी तो वो अपॉइंटमेंट आप नहीं कंसीडर करेंगे, these things could be considered। तो थोड़ा जो है अगर एग्जीक्यूटिव फ्लेक्सिबल हो रहा है तो थोड़ा जुडिशरी को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी इसमें दो ही चीजों की है, अगर हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं, देन आइदर अमेंड द एमओपी और दूसरा जो है एनजेएसी शुड बी इंट्रोड्यूस इन द न्यू फ्लेवर। और जहां तक आप एफिशिएंसी की बात कर रहे हो तो एफिशिएंसी में जुडिशरी की आज एफिशिएंसी को सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस जजमेंट इन टाइम। टाइमली जजमेंट ही नहीं आते, 15 साल 20 साल 25 साल आप कितने साल लड़ोगे, इट इज नॉट क्लियर। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम ओवरबर्डन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन क्यों है? अगर आप देखो देन द पावर व्हिच इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशल लीव पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी के थ्रू दे कैन कंसीडर एनी ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। आप इसलिए नहीं बने हो, यू आर ए स्पेशलाइज्ड कोर्ट। आपका बेसिक काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना है, आपका बेसिक काम उन मैटर्स को चेक करना है जहां पे डायरेक्ट पार्टी आपकी स्टेट है। लेकिन अगर आप रेंट के केसेस देख लो, मैट्रिमोनियल केसेस देख लो, कोई भी आप केसेस देख लो, चेक बाउंस का केस से लेके कोई भी, सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो आप हर चीज को 136 में अगर आप एक्सेप्ट करते हो या 142 की पावर को आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हो, जहां पे यू आर गोइंग टू पास एनी ऑर्डर टू गिव अ कंप्लीट जस्टिस, then in that case up to a certain extent you may say that this is a self imposed burden। तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं अपने आप पे कंट्रोल लगाना होगा। मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई पनिशमेंट नीचे से कंफर्म होता हुआ आया है और हाई कोर्ट ने भी उसको कंफर्म कर दिया है, देन व्हाई द सुप्रीम कोर्ट शुड हियर द सेम मैटर? क्योंकि 2-3 कोर्ट उस चीज को अप्रूव कर चुकी हैं, तो आप दोबारा उसको क्यों सुनना चाहते हो? तो देयर शुड बी समहाउ the finality of the judgment, and that's why very recently certain suggestions has been given to create courts of appeal। अब कोर्ट ऑफ अपील का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में आपने एक कोर्ट क्रिएट कर दी। तो कोर्ट ऑफ अपील में जो द मैटर्स व्हिच आर गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट एज द फाइनल मैटर्स। अब वहां से आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे एक्सेप्ट तो छोटे छोटे मैटर को कहीं ना कहीं हमें क्लोज करना पड़ेगा। और इसीलिए अभी कोर्ट ऑफ अपील के बारे में बात चल रही है कि कम से कम 6 कोर्ट ऑफ अपील होनी चाहिए, 4 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड सेंटर। और अगर सेंटर में आप नहीं भी करते हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज ऑलरेडी देयर, बट देन टू आई थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ one new court of appeal in Delhi also to reduce the pressure of the judiciary, to reduce the pressure of the Supreme Court। And once the pressure of the judiciary is going to be reduced, we can imagine or we can believe that the efficiency of the court is also going to be increased। तो दो probability इसकी है, चाहे वो हाई कोर्ट के लेवल पे हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो। एक तो एडीआरस को हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। छोटे छोटे मैटर्स जो हैं सालों साल पेंडिंग रहते हैं, तो इनको आप, अभी इस पे खैर काम हो रहा है पर मुझे लगता है इसमें और ज्यादा काम हो सकता है। तो अगर आप एडीआरस को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं तो मैटर्स कम कोर्ट में आएंगे।
और दूसरा जो कोर्ट्स ऑफ अपील की मैंने बात करी, कोर्ट ऑफ अपील जो है शायद कोर्ट की एफिशिएंसी को भी बढ़ा सके, लेकिन कोर्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए द प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द जजेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड नाउ इट इज हाई टाइम फॉर द जुडिशरी टू कम आउट फ्रॉम द एलिगेशन ऑफ अंकल एंड ब्रदर सिंड्रोम। नेपोटिज्म का जो लगातार चार्जेस जुडिशरी के ऊपर लग रहे हैं, ये जुडिशरी के लिए हाई टाइम है कि वो इससे बाहर निकले। And if they want that the executive should not interfere in the appointment of the judges to maintain their neutrality and independence, then in that circumstances, suo motu they should take certain actions to make this memorandum of procedure more and more ट्रांसपेरेंट। तो जब आपने जैसे अभी आपने एक पास कर दिया कि हम जब भेजें तो 4 महीने में आप उसको अप्रूव करो, उसी तरीके से यू शुड टेक सम मोर पॉजिटिव इनिशिएटिव to establish a transparency in the appointment of the judges, ताकि मैं अगर एक सिटीजन हूं तो मुझे भी पता चले ना कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपॉइंट किया गया है उसके अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया क्या है, इतने सारे लोगों ने उसी को क्यों पिक किया गया। और जब तक ये फेथ नहीं जनरेट होता तब तक मुझे लगता है कि जुडिशरी पर इस तरीके के कांस्टेंट अटैक होते रहेंगे। इसीलिए जरूरत इस चीज की है कि जुडिशरी एक सुओ मोटो डिसीजन लेकर के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंट बनाए। थैंक यू सो मच मैम। काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है ये, और आपने स्टेप बाय स्टेप काफी ब्यूटीफुली तरीके से समझा दिया है। डाउट तो सारे क्लियर हो गए हैं, और काफी कंफ्यूजिंग ये रहता है अपॉइंटमेंट ऑफ जज, किसी को जल्दी नहीं समझ में आता है, लॉ वालों को नहीं आता है, नॉन लॉ वालों को तो बहुत ही नहीं आता है बिल्कुल ही। थैंक यू मैम। Thank you, Akshay, and we will discuss some other topic in next lecture. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure, ma'am. Thank you so much. Thank you, Akshay. Thank you.